कि दिए गए एप्सिलन के लिए अगर एक नेचुरल नंबर m हमें मिल जाए जिसके बाद के सारे टर्म, है ना, जिसके बाद के सारे टर्म, कहने का मतलब जब जब n का वैल्यू m से ज्यादा हो, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, fn और l का के बीच का डिस्टेंस क्या हो, एप्सिलॉन से कम हो, है ना। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं इंग्लिश में, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, है ना। इसका नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, सच दैट fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than equal to m। अगर ये साबित कर पाए, अब साबित कैसे करना है उसके लिए आप पिछला क्लास को एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग दिए गए एप्सिलॉन के लिए m का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अगर दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम m का वैल्यू निकालने में सफल हो पाए तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये चीज हमारा कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन था। अब हम लोग आते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है कि काफ़ी हमारा काम आएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में भी। मिड सेम जो होगा उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी जो है वो तो काफ़ी ऑब्वियस है, पहले भी हम बताए हैं कि अगर कोई कन्वर्जेंट है ना, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है ना, सीक्वेंस बाउंडेड होगा और एक ही लिमिट पॉइंट होगा। अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, और दोनों इम्प्लीकेशन, है ना, मतलब द सीक्वेंस is bounded and has only one limit point, है ना। ये सब वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, पिछला क्लास जरूर रिवाइज करें। बाउंडेड कब कहते हैं, जब सीक्वेंस का रेंज बाउंडेड हो। रेंज बाउंडेड कहने का मतलब रियल लाइन पे जो रेंज होगा हमारा, है ना, रेंज जो होगा उसका अपर लिमिट मिल सके और लोअर लिमिट मिल सके। कहने का मतलब एक ऐसा नंबर मिल जाए हमको, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसको अगर हम कह सकते हैं, कोई भी नोटेशन से आप डिनोट कर दीजिए, इसको सपोज k कहते हैं, k1, और ये सपोज k2 कहते हैं। तो सार सीक्वेंस का जो टर्म्स हो इसी रेंज के अंदर हो, है ना, इसी रेंज के अंदर हो, इससे इससे ना दाएं साइड जा पाए ना ही बाएं साइड जा पाए, सारे सीक्वेंस के वैल्यू इसी बाउंड्री के अंदर हो, तब हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। और लिमिट पॉइंट कहने का मतलब, लिमिट पॉइंट क्या है कि अगर किसी खास पॉइंट के आसपास, है ना, काफी क्लस्टर सा बन जाता है, काफी झुंड सा बन जाता है, तो इस खास पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो किसी सीक्वेंस का एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट रहे तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा।
ठीक है। और ये डबल इम्प्लीकेशन कहने का मतलब, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब क्या है, दोनों साइड से हम लोग कह सकते हैं। कन्वर्जेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे कि बाउंडेड है और उसका एक ही लिमिट पॉइंट है। और दूसरी तरफ से अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड और एक लिमिट पॉइंट मिलता है तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट कहेंगे, है ना। दोनों साइड से हम लोग स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। तो ये एक थ्योरम है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए कि अगर कोई सीक्वेंस, है ना, कोई सीक्वेंस L1 पे कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा सीक्वेंस L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो दोनों का जोड़ जो होगा, ये जोड़ किस पे कन्वर्ज करेगा, L1 प्लस L2 पे कन्वर्ज करेगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि सपोज कभी कभी क्या होगा कि कोई सीक्वेंस का लिमिट निकालना होगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली निकाल पाना मुश्किल हो तो उसको ब्रेक कर देंगे, अलग अलग लिमिट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा लिमिट निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का ये फायदा है। दूसरा क्या कहता है कि अगर, अच्छा इसी में हम लोग कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया, दूसरा दोनों का प्रोडक्ट, है ना, ये क्या होगा L1 इंटू L2 होगा। दोनों के प्रोडक्ट का जो लिमिट होगा, अगर हम ऐसा सीक्वेंस बनाए जो 1 और 2 के टर्म्स के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस बनाए जो 1 और 2 के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्रोडक्ट हमारा है, प्रोडक्ट के रूप में जो सीक्वेंस बन के आया है उसका लिमिट क्या होगा, दोनों के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हम लोग डाल सकते हैं, प्लस की जगह हम सब्ट्रैक्शन भी डाल सकते हैं, तो उसको एक ही प्रॉपर्टी में हम लोग दिखाए। थर्ड क्या कहता है कि अगर yn का वैल्यू 0 ना हो, है ना, सेकेंड जो यहाँ पर सेकेंड जो सीक्वेंस है उसका एक भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका एक भी टर्म 0 नहीं है, फॉर ऑल एन, ये जो सिंबल है ये किस चीज को डिनोट करता है, फॉर ऑल, ठीक है। तो इफ yn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, तब हम लोग क्या कहेंगे, xn बाई yn, ये जो सीक्वेंस बनेगा इसका लिमिट क्या होगा, L1 बाई L2, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। एक सीक्वेंस को ले लीजिए 1 प्लस 1 बाई n, और एक कोई ले लीजिए xn इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 प्लस 1 बाई n, yn इक्वल टू ले लेते हैं 2 माइनस 1 बाई n, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब इसके टर्म को इन्फिनिटी की ओर ले जाया जाए तो इसका लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। लिमिट अगर हम निकालें, अब थोड़ा बहुत इंटर का भी कंसेप्ट लगाइए, क्योंकि एप्सिलन और एम वाला कंसेप्ट वो डेफिनेशन तक सीमित रहने दीजिए, उसको अभी लगाएंगे तो काफी डिले होगा, है ना। तो लिमिट अगर इसका लेते हैं तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 बाई एन का लिमिट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा ऐसे भी आप देख सकते हैं, 1 बाई एन से ही शुरू करते हैं, है ना, 1 बाई एन से ही शुरू करते हैं और उसी के आधार पर समझाते हैं।
1/n से ही शुरू करते हैं, क्योंकि 1/n का लिमिट 0 होगा, ये पिछले क्लास में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। xn इक्वल टू क्या है, 1/n, और ये xn किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। फिर yn आप ले लीजिए 1, मतलब इसका हर एक टर्म क्या है, 1 ही है ना। yn का हर टर्म क्या है, 1 है। y1 भी 1, y2 भी 1, ठीक है, y1 भी 1, y2 भी 1, y3 भी 1, y4 भी 1, है ना, सारा वैल्यू 1 ही है। ये क्या है हमारा 1 1 1 1। तो ये किधर जा रहा है, ये किस ओर जा रहा है। अगर एप्सिलन और एम वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे तो yn माइनस 1 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 तो हमेशा एप्सिलन से छोटा ही होगा। एप्सिलन क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है। तो 0 हमेशा क्या है, हमेशा एप्सिलन से छोटा ही होगा। 0 तो बिल्कुल 0 हो गया, एप्सिलन में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, 0.000 कुछ तो वैल्यू होगा। तो ये क्या होगा, 0 से हमेशा कम, सॉरी, एप्सिलन से हमेशा कम होगा किसका वैल्यू, yn माइनस 1। तो इससे क्या पता चल रहा है कि yn हमारा 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये किस पे कन्वर्ज किया, 1 पे कन्वर्ज किया। तो दो सीक्वेंस हमें मिला, एक 1/n जो कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक yn जो कि 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ऊपर जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े xn प्लस yn, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, xn का वैल्यू है 1/n और yn का वैल्यू है 1। ये किस पे कन्वर्ज करेगा बता सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया L2। ये किस पे कन्वर्ज करेगा, L1 प्लस L2। तो L1 का वैल्यू हो गया आपका 0 और L2 का वैल्यू हो गया 1। तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है, यस सर, यस सर। ओके। तो यहाँ पर आप देख लिए, तो इसी के आधार पर हमको बताइए अब हम क्या करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, अब हमको बताना है 2 माइनस 1/n, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगा, कोई बता सकते हैं। ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगा, माइक ऑन करके बताइए। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, कोई सीक्वेंस दिया जाएगा, उसका लिमिट निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, जो 12th क्लास में आप लोग लिमिट निकालते थे, है ना, लिमिट का फॉर्मूला वगैरह यूज करके। ठीक है, किसी ने जो है कि मैसेज किया है 2 पर, तो बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। xn एक सीक्वेंस ले लेंगे, क्या 2 ले लेंगे, कहने का मतलब ये 2 2 2 इसका टर्म है। तो सारा ही टर्म 2 है, तो ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 2 पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा सीक्वेंस ले लेंगे yn जो कि 1/n, इसको तो हम लोग जानते हैं कि 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। अब जो सब्ट्रैक्शन वाला जो प्रॉपर्टी था उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, xn माइनस yn, ये क्या होगा 2 माइनस 1/n।
तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, इसको अगर L1 मान लें, इसको अगर L2 मान लें, तो L1 माइनस L2 कहने का मतलब 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तब दो सीक्वेंस हमें मिल गया, दो तरह का सीक्वेंस है ना। अब प्रोडक्ट पे आते हैं, ये किस पे कन्वर्ज किया, आपको 2 पे कन्वर्ज किया। अब प्रोडक्ट में थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कितना ही लें, दोनों अलग अलग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल 3। इसमें xn को ले लीजिए 1 प्लस 1/n। आपने देखा ये 1 पे कन्वर्ज किया है, इसको L1 मान लेते हैं। yn ले लीजिए 2 माइनस 1/n, ये 2 पे कन्वर्ज किया है, इसको L2 ले लीजिए। तो दोनों का प्रोडक्ट, तो xn इंटू yn, ये क्या बन के आएगा, 1 प्लस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1/n प्लस 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/n माइनस 1/n स्क्वायर। ये किस पे कन्वर्ज करेगा, L1 इंटू L2 पे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, तो ये 2 पे कन्वर्ज करेगा। और आप इंटर के मेथड से, आप अगर इंटरमीडिएट का मेथड लगाएं, इसका लिमिट निकालेंगे तो भी ये क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी तरीके से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 में आइए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। xn सेम हम लोग लेते हैं, 1 प्लस 1/n, 1 पे कन्वर्ज किया, ये L1 है। yn 2 माइनस 1/n, ये 2 पे कन्वर्ज किया, ये L2 है। तो xn बाई yn 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/n, है ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, जी इस तरह से आ जाएगा। तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, L1 बाई L2 पे। L1 का वैल्यू 1 है और L2 का वैल्यू 2 है, तो किस पे कन्वर्ज किया, ये 1/2 पे कन्वर्ज किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, चारों का एक एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब कुछ एक्सरसाइज पे आते हैं। एक और भी प्रॉपर्टी है, खैर वो प्रॉपर्टी आप प्रोडक्ट मेथड से लगा सकते हैं, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि एक बार देख लीजिए शॉर्ट में, ये क्या कहता है कि अगर xn l पे कन्वर्ज किया तो k इंटू xn ये k इंटू l पर कन्वर्ज करेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल के तरह ही है ना। यहाँ पर हम yn इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिक्वेंस k लेके काम चला सकते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज है, जैसे है ना, एक्सरसाइज क्या कहता है, सो दैट लिमिट 1/n इक्वल टू 0, है ना।
एंड लिमिट 1/√n इक्वल टू 0। And using these results, find the limits of the sequences defined by। देखिए ये शो करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछला क्लास में, आप देखिएगा। और सेम उसी तरह से इसका आपको कर लेना है। आगे जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। दो लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, इंटरमीडिएट में भी काफी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। हमें किसका किसका लिमिट निकालना है, n+1 डिवाइडेड बाई n+2, n² - 1 डिवाइडेड बाई 3n² + 2, फिर है 2n² - 5n + 6 डिवाइडेड बाई 3n² + 7। फिर एक ले लीजिए n डिवाइडेड बाई √n² + 1, इस तरह से। तो पहला का देखिए, पहला का लिमिट कैसे निकलेगा। हम लोग दोनों तरीके से सोच के देखते हैं, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े उसके तरीके से और इंटरमीडिएट के तरीके से आप लोग जानते हैं, लिमिट के कंसेप्ट से आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मेथड 1 में, चाहे मेथड 1 अप्लाई करें या मेथड 2 अप्लाई करें, आप लोगों को एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है कि n+1 डिवाइडेड बाई n+2। सबसे पहले इसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देना है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1+1/n, और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1+2/n, ठीक है। तो अब इसमें शुरू से आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस ले लीजिए 1, दूसरा सीक्वेंस ले लीजिए 1/n। तो दोनों का सम किस पे कन्वर्ज करेगा, 1+1/n। ये कन्वर्ज करेगा 1 + 0 = 1 पे। फिर इसी तरह से xn अगर हम लोग ले लेते हैं 1, एक मिनट, अभी तक कोई कोई जुड़ ही रहे हैं। ठीक है, xn yn हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। एक ले लीजिए tn, tn = ले लेते हैं क्या, अच्छा इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। xn आप क्या ले लिए, 1 ले लिए। yn क्या ले लिए, 1/n ले लिए। yn हम लोग क्या लिए हैं, 1/n। ये 1 पे कन्वर्ज करेगा, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो दोनों का सम
दोनों का सम जो होगा, है ना, xn प्लस yn, ये क्या बन के आएगा 1 प्लस 1/n। ये किस पे कन्वर्ज करेगा 1 प्लस 0 पे, जिसका वैल्यू होगा 1। दूसरा देखिए, अब क्या करते हैं, 2 इंटू वाई एन, है ना, 2 इंटू वाई एन, 2 इंटू वाई एन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू वाई एन। ये किस पे कन्वर्ज करेगा 2 इंटू 1 पे, सॉरी 2 इंटू 0 पे। वाई एन किस पे है, 0 पे। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, के इंटू एक्स एन। ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, के इंटू एल पर। अगर एक्स एन एल पर कन्वर्ज किया तो के इंटू एक्स एन किस पे कन्वर्ज करेगा, के इंटू एल पर। तो वही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये 2 पे कन्वर्ज, सॉरी ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो 2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो भी ये क्या होगा, 0 के साथ कन्वर्ज करेगा। तो 2 इंटू वाई एन किस पे कन्वर्ज किया, 0 पे। अब इसको 1 के साथ जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 इंटू वाई एन, है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/n। तो ये किसके साथ कन्वर्ज करेगा 1 प्लस 0, तो ये 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर किस पे कन्वर्ज किया 1 पे, डिनोमिनेटर किस पे कन्वर्ज किया 1 पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का डिवीजन 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/n, ये किस पे कन्वर्ज करेगा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, आप एक तो इससे इस तरह से सोच सकते हैं। अदरवाइज लिमिट के कंसेप्ट से हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1 प्लस 1/n, फिर 1 प्लस 2/n, ये किसके बराबर हो जाता है 1 प्लस लिमिट 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट 2/n। इसका लिमिट दिया हुआ है 1 प्लस 0, इसका भी लिमिट दिया हुआ है। बेसिकली उसी कंसेप्ट को लिखने का अलग अलग तरीका है ना, कंसेप्ट दोनों में सेम ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिमिट निकाल लिए। एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसमें। कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 जो लिए हैं, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका लिमिट निकालिए। सपोज लिमिट ही निकालते हैं, अभी सीक्वेंस को सोचना छोड़िए, इसका लिमिट क्या है। तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, n से डिवाइड कर दीजिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दीजिए, इसका वैल्यू कट के 1 हो जाएगा। और ये जो है n स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसल आउट होगा तो ये होगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ 1/n 0 है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ 1/n स्क्वायर, ये भी 0 होगा, है ना, प्रोडक्ट रूल से। तो जब ये 0 हो गया तो हमें क्या बचेगा 1/√1, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग लिमिट निकालेंगे। बाकी जो है कि होमवर्क के रूप में देख लीजिएगा, होमवर्क के रूप में बाकी देख लेना है।
अब हम लोग आते हैं नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, है ना, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। इसमें दो तरीका का आएगा। पहला बाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी कहेंगे। या फिर फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दूसरा क्या होगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, इसमें दो कैटेगरी होगा। एक होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस और दूसरा होगा इसको हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, सबका एग्जांपल बाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस या फिर फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस को आप लोग देख चुके हैं। एक एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, -1^(1)/n, सॉरी -1^(n). इसका वैल्यू कहां से कहां तक ऑसिलेट करता है, एक बार -1 फिर 1, है ना, फिर -1 फिर 1, इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, पहले ही ये एग्जांपल दे चुके हैं। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए पहला का, एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो एग्जांपल के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 + -1^(n). ठीक है, 1 + -1^(n). तो इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, अब ये डिपेंड करेगा n हमारा ऑड है कि इवन है। सपोज n को हम लोग क्या रख लेते हैं, ऑड रख लेते हैं। तो ऑड के केस में क्या आएगा, ये 1 - 1 हो जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है ना, सीक्वेंस का जो सेकेंड टर्म है, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू क्या है, -1, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 जब टर्म क्या होगा, ऑड टर्म होगा। और जब हमारा टर्म इवन होगा तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 1 + 1, 1 + 1। तो ये क्या हो गया, ये 0 ये 2, है ना। तो इसका कहने का मतलब अब क्या हो गया, x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू फिर 0, x4 का वैल्यू 2, x5 का वैल्यू 0, इस तरह से आएगा। तो ये 0 और 2 के बीच क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। 0 और 2 के बीच क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया, लेकिन इसका वैल्यू
फाइनाइट ऑसिलेशन पे है, ठीक है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जा रहा, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं कहेंगे, इसको फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे और बाउंडेड भी कहेंगे, ठीक है। ये दो नंबर, ये कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, इसका वैल्यू 3 ले लीजिए, इसका वैल्यू -1 ले लीजिए, तो -1 और 3 के बीच ही इसका वैल्यू है ना। ये बाउंड्री आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है कि -1 और 3 ही लिया जाए। इवन हम 0 को भी हम लोग K1 मान सकते हैं और 2 को K2 मान सकते हैं। तो सीक्वेंस के सारे टर्म क्या है, K1 और K2 के बीच ही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, बाउंडेड कह रहे हैं। और इसके बाद चूंकि इसका वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। इसके अगर लिमिट पॉइंट्स की बात करें, लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, लिमिट पॉइंट्स इसके होंगे 0 और 2। लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, 0 और, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल हमारे हैं sin n π/2, ठीक है, sin n π/2, ये भी एक हमारा एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। या sin n π/4 ले सकते हैं, sin n π/2 भी कोई दिक्कत नहीं है, n π/2 ही लीजिए। अब इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, है ना। तो आप देखिए इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग। x1 कहने का मतलब sin 1π/2, x2 कहने का मतलब sin 2π/2, x3 कहने का मतलब sin 3π/2, x4 कहने का मतलब sin 4π/2, x5 कहेंगे sin 5π/2, ठीक है, x6 sin 6π/2, इस तरह से चलता जाएगा। अब इसका वैल्यू देखिए, π/2 पे वैल्यू कितना होता है साइन का, 1, पाई पे वैल्यू 0, 3π/2 पे -1, 4π/2 पे फिर वापस 0, है ना। तो π/2 पे कितना आ गया, 1, 2π/2 पे ये है हमारा π/2 वाला पॉइंट, 2π/2 ये है हमारा 2π/2, है ना। पाई को ही हम लोग 2π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0, 3π/2 पे -1, 4π/2, ये 4π/2 इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 0। फिर 5π/2 यहाँ पर आ जाएगा, वापस एक बार और रोटेट करेंगे, 5π/2 पे फिर क्या आ गया, 1, फिर 6π/2 पे ये किसके पोजीशन पे चला जाएगा, 2π/2 के पोजीशन पर ही चला जाएगा, इसका वैल्यू फिर 0। तो इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, -1, 0, 1, इसी के बीच ये रोटेट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, और इसका वैल्यू हम लोग ये जानते हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच ही होता है, तो इसको हम लोग बाउंडेड भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये एग्जांपल पहले भी ले चुके हैं, xn = n ले लीजिए सीधा सा, है ना, या फिर n² ले लीजिए, ये सारे डाइवर्जेंट है। इसमें क्या देखेंगे, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, n का वैल्यू पुट करते जाइए, 4,
तो ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, किसी खास टर्म पे ये कन्वर्ज नहीं करेगा। फिर सेकेंड वाले एग्जांपल में एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, ये और ज्यादा स्पीड से डाइवर्ज कर रहा है। तो ये सारे क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल हैं। इसी तरह से इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इसका भी एग्जांपल कहीं ना कहीं दिए होंगे। एक्स एन इक्वल टू ले लीजिए -1 n इंटू n। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1 मतलब -1। x2 का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू 2 मतलब 2। x3 का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू 3 मतलब -3। इस तरह से x4 का वैल्यू हो जाएगा 4, x5 का वैल्यू हो जाएगा -5। आप देख सकते हैं कि जब ऑड रहेगा, ऑड वैल्यू जब आ रहा है तो नेगेटिव में चला जा रहा है, इवन वैल्यू आ रहा है तो पॉजिटिव में चला जा रहा है। तो इसका वैल्यू किस तरह से जाएगा, सबसे पहला वैल्यू -1, फिर 2, इसके बाद -3, फिर 4, -5। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड ये बढ़ता जा रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, आपका इनफाइनाइट ऑसिलेटर सीक्वेंस है ना, इनफाइनाइट ऑसिलेटर सीक्वेंस। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमारा कम से कम मिड सेम का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।